Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. लिटरेचर फॉर UPTGT 2022 के लिए हम पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को, और विलियम वर्ड्सवर्थ पर आपका ये वीडियो 9 है, जिसमें आज पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सम वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें कुछ वर्क हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइंस हालांकि नहीं पूछी जाती, उनके बारे में जानकारी पूछी जाती है। ये वर्क्स है इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये आपके 1793 की पब्लिश्ड पोइम्स हैं। द बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ का ओनली वर्स ट्रेजेडी है। इमोर्टैलिटी ओड, टिंटन एबे, माइकल अ पास्टोरल पोइम, लूसी पोइम, फाउंटेन अ कन्वर्सेशन एंड अदर मैथ्यू पोइम्स, द एक्सकर्सन और द रिक्लूज। इन सारी पोइम्स के जो एनालिसिस हैं, इनका क्या थीम है और क्या क्या इनके बारे में जानकारी वो जानेंगे। पहले हम बात कर ले रहे हैं इवनिंग वॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में। देखिए, इवनिंग वॉक जो है लोकल वॉक है, यानी कि इंग्लैंड में जहाँ ये रहते थे, रेडल माउंट और उसके आसपास का एरिया जो है, तो वहाँ के इवनिंग वॉक का डिस्क्रिप्शन किया गया है। और जो डेस्क्रिप्टिव स्केच हैं, ये फॉरेन टूर के बारे में है। तो फॉरेन टूर कहाँ का है? यूरोपियन टूर के बारे में इसमें बताते हैं। इवनिंग वॉक के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इन दोनों ही पोइम्स के बारे में है। द ईयर 1792 एंड 93 आर द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर। टीजीटी में पूछा गया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइटिक कैरियर का ट्रू कमेंसमेंट कौन से ईयर माने जाते हैं। तो 1792 1793 जो ईयर है, ये इनके कैरियर के सच्ची शुरुआत के वर्ष माने जाते हैं। एज डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक आर कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड, इसलिए ये ईयर इम्पोर्टेंट माना जाता है। इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस published in 1793 and or the first published work of William Wordsworth। दोनों ही वर्क 1793 में पब्लिश होते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ के ये फर्स्ट पब्लिश वर्क माने जाते हैं। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पॉइंट है द पोएम इवनिंग वॉक इट फोकसेस ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड मेमोरीज एंड एडवेंचर्स इन द आउटडोर्स। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट। विलियम वर्ड्सवर्थ ड्राफ्टेड द पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर टू हिज सिस्टर डोरोथी वाइल ही वॉज अवे एट स्कूल इन कैम्ब्रिज। तो ये पोएम जो है, फर्स्ट पॉइंट है, ये इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर फॉर्म में पोइम लिखी गई है, जो इन्होंने अपनी सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस की है। पॉइंट यह बनता है कि विच पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। दूसरा पॉइंट इसी से पोइम से ये बनता है, द पोइम इज एन एड्रेस टू अ यंग लेडी। पोइम जो है एक यंग लेडी को एड्रेस करके लिखी गई है। दिस पोइम वॉज एड्रेस टू हिज सिस्टर डोरोथी। प्रश्न यही बनता है, whom does the poem इवनिंग वॉक इज एड्रेस टू। तो इसमें पहली लाइन यही है, फॉर फ्रॉम माई डियरेस्ट फ्रेंड इट इज़ माइन to rove through the bare grey dale, high wood and
पास्टोरल को, मेरे सबसे प्रिय मित्र, मैं तुमसे बहुत दूर नंगी भूरी घाटियों में, ऊंचे जंगलों में और इन पास्टोरल खाड़ियों में घूम रहा हूँ। इट वॉज कंपोज्ड एट स्कूल एंड ड्यूरिंग हिज 2 फर्स्ट कॉलेज वेकेशंस। तो अपने पहले 2 कॉलेज वेकेशंस में ये कंपोज की जाती है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एन इवनिंग वॉक इज अ लोकल वॉक एंड अ ब्यूटिफुल नेचर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोअर वाटरफॉल द ग्राउंड्स ऑफ रेडल माउंट। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट बनता है कि इवनिंग वॉक जो है वो एक लोकल वॉक है और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस वो जो है यूरोपियन टूर के बारे में है। अगर डेस्क्रिप्टिव स्केचेस की बात करें तो ये भी 1791 और 1792 में कंपोज होती है और इट इज़ नॉट अ लोकल वॉक लाइक एन इवनिंग वॉक बट अ यूरोपियन टूर। तो जो आपकी इवनिंग वॉक है वो लोकल टूर है, लोकल वॉक है, और ये क्या है, एन यूरोपियन टूर। और कहाँ पर है? इट वॉज कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ मोस्टली अपॉन द बैंक ऑफ लॉयर। तो लॉयर जो है फ्रांस की, सेंट्रल फ्रांस की एक रिवर है, बड़ी रिवर है, तो इसी रिवर, इसी नदी के किनारे पर ये पोएम अधिकतर लिखी गई है। इट ग्रू डायरेक्टली आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस रिवोल्यूशनरी फ्रांस एंड इट्स मिलेनियल होप्स फॉर मैन। तो ये जो फ्रांस की क्रांतिकारी लोग थे, तो जो क्रांतिकारी फ्रांस था उससे जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ उससे, और फ्रांस की जो हजारों वर्ष की जो आशाएं थी उन पर ये पोएम जो है लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड रॉबर्ट जोन्स। देखिए, रॉबर्ट जोन्स और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ही फ्रांस की घूमने जाते हैं 1790 में, और दूसरी बार फ्रांस की जो रिवोल्यूशन होती है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसको गौर से समझने के लिए 1791 में दोबारा रिविजिट करते हैं, दोबारा जाते हैं। तो यहाँ करें, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड्स रॉबर्ट जोन्स in their summer vacations in 1790 went on a European tour. They met travelers who had been celebrating the first anniversary of the revolution, the fall of Bastille on July 14, 1789। आप जानते हैं कि शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की 1789 में, 14 जुलाई 1789 में। और कहाँ से शुरुआत होती है? जो फेमस प्रिजन है बेस्टिल, तो बेस्टिल का फॉल होता है, वहाँ से सारे कैदियों को छुड़ा लिया जाता है, तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो दोनों जब लोग जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और उनका फ्रेंड जोन्स, रॉबर्ट जोन्स, तो दोनों ही वहाँ लोगों से मिलते हैं जो उस रिवोल्यूशन की फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे थे, तो 1790 में मिलते हैं। दे वॉक्ड फ्रॉम इंग्लैंड थ्रू फ्रांस एंड द एल्प्स कवरिंग रफली 1500 माइल्स एंड वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड मच ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ऑन द बैंक ऑफ द लॉयर इन 1791 एंड 1792। इन 2 वर्षों में अधिकतर जो रचना रचते हैं इस पोइम के बारे में वो लॉयर नदी के किनारे रचते हैं, और फ्रांस, इंग्लैंड से फ्रांस होकर के और जो एल्प्स पहाड़ है उससे होकर के ये 1500 मील की दूरी तय करते हैं। अब दूसरे बात करते हैं बॉर्डर से। देखिए, बॉर्डर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि बॉर्डर जो है किसका प्ले है, और ये 1795 और 1797 के बीच लिखा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बना कि किसका प्ले है। दूसरा, इसका जेनर क्या है? तो जेनर है ये एक वर्स ट्रेजिडी है। तो बॉर्डर
अ वर्स ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। ध्यान रखना 5 एक्ट में लिखी गई ये वर्स ट्रेजेडी है। द ओनली प्ले बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन बिटवीन 1795 टू एंड 1797। इन 2 वर्ष के दौरान लिखा गया है। एक बात तो ये हो गया कि एक वर्स ट्रेजेडी है और वो भी 5 एक्ट्स में है। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1843 बाय वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। स्वयं वर्ड्सवर्थ ने इसको 1843 में पब्लिश कराया। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और दूसरे बात आती है कि बॉर्डर्स की बात हो रही है, तो बॉर्डर्स का मतलब सीमाएं होती हैं। तो विच कंट्री दीज बॉर्डर्स आर टोल्ड, यानी कि अबाउट विच कंट्रीज की सीमा की बात करते हैं। तो द बॉर्डर्स आर ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ये बॉर्डर जो हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के हैं। और इसमें किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के रेन को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। सेटिंग क्या है? द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। और बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के। इसमें तो इतना ही है। अब ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी रिकलेक्शंस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, इनका जो ओड है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है पहला कि ये ओड किस प्रकार का है। रेगुलर पिंडारिक ओड है या इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है, यहाँ भी प्रश्न आता है, पूछा गया है। तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और दूसरा ये है, इससे पूछा जाता है कि पोइम जो है किससे जो है प्रभावित होकर लिखी गई है। तो पढ़ते हैं, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, द फर्स्ट 4 स्टैंजा वर कंपोज्ड इन 1802। और जो बाद में हुए वो 1806 में अगले 7 स्टैंजा हुए। टोटल मिलाकर के 11 स्टैंजा होते हैं, जो 1807 में इनका पोइटिक वॉल्यूम आता है, उसमें ये पब्लिश पोइम होती है। एंड पब्लिश्ड इन द पोइटिक वॉल्यूम पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। थीम पर इम्पोर्टेंट है। थीम क्या है? ऑफ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की है। पहला है कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। जैसे अपने यहाँ गीता में बात होती है, आत्मा न मरती है, ना उसको जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, आत्मा अमर है, बस आत्मा बॉडी चेंज करती है। तो यही है कि कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस, पूर्व जन्म का बात करते हैं, तो इस विचार पर लिखी गई है। द थीम ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कीननेस ऑफ इमेजिनेशन फ्रॉम बॉयहुड टू मैनहुड, ये दूसरी थीम है। और अगर हम इसके डेप्थ की बात करें, किससे बारो किया है या किससे इंस्पायर्ड होकर किया गया है, तो फॉर दिस ओड वर्ड्सवर्थ इन डेप्थ टू मेटाफिजिकल पोइट हेनरी वॉगन। यहीं से प्रश्न आता है द रिट्रीट। तो हेनरी वॉगन जो आपके मेटाफिजिकल पोइट हैं, तो उनकी पोइम है द रिट्रीट, ठीक। तो उस पोइम से इन्होंने जो डिक्लाइन ऑफ सेलेसियल पावर है, इसकी थीम को इसी से लिया गया है। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि किस पर बेस्ड है, तो हेनरी वॉगन की पोइम है रिट्रीट, उस पर बेस है। और दूसरा जो प्री एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, पूर्व जन्म की या पूर्व अस्तित्व की, तो एस्ट्री कॉलेज से इसका संबंध है। द पोइम रिप्रिंट अंडर द फुल टाइटल ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्ड। ओड इंटीमेशन, इंटीमेशन होता है संकेत, ऑफ इमोर्टलिटी अमरता के संकेत पर ओड, फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो शुरुआती चाइल्डहुड की स्मृतियों से मिलता है। तो ये 1815 में ये पोइम जो है आती है इस फुल टाइटल से। अब यहाँ पर इसमें एक एपिग्राफ जुड़ा होगा, पढ़ा होगा जब पोइम आपने, मैंने पढ़ाई है, उसमें देखना
कि जो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये जो कोट लिया गया है, तो पोएम की फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, तो वो माई हार्ट्स लीव्स अप जो पोइम है उसकी 4 लाइनें ली गई हैं। एडेड टू द ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी एट द सजेशन ऑफ हेनरी क्रैब रॉबिन्सन, इन्होंने सजेस्ट किया, तब इन्होंने एपिग्राफ जोड़ा। तो एपिग्राफ तो जानते हैं सूक्ति होती है, अगर वो अलग है तो सूक्ति है, वरना किसी भी किताब, लेख, कोई कविता है, उसके शुरुआत में इसको रखा जाता है, बोध वाक्य बोलते हैं जिसको, और बोध वाक्य को एपिग्राफ कहते हैं, जो पूरे बुक का, पूरी पोइम का या किसी वर्क की थीम को दर्शाता है। अब प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। द पोइम इज एन इर्रेगुलर पिंडारी कोड। तो इर्रेगुलर पिंडारी कोड क्या है? देखिए, पिंडारी कोड जो पिंडार ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और जो एपोड है उसका सही क्रम रहता है। हर एक आने वाले जो स्टेंजा होते हैं वो एक ही क्रम में रहते हैं, लेकिन वो रेगुलर कहलाता है, जिसको हम पिंडारी कोड बोलते हैं। तो ये आपका इर्रेगुलर है। क्यों? क्योंकि इसको इन्वेंट किया अब्राहम काउले ने, और अब्राहम काउले के कारण इसको हम कॉलियन ओड भी कहते हैं, यानी कॉलियन ओड, कॉलियन फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर होता है, जिसको ड्राइडन ने परफेक्ट किया, और ड्राइडन से ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कॉपी किया, उस फॉर्म को। तो इमॉर्टलिटी ओज इज द हाईली वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, इसको R.W. एमर्सन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब टिंटन एबे की बात करें तो देखिए, टिंटन एबे में बहुत सारे प्रश्न इसके एनालिसिस से तो नहीं आते। तो पहले ये समझ लीजिए कि टिंटन एबे को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 3 बार विजिट किया है। कोई कह रहा था 4 बार विजिट किया है, लेकिन मैंने तो 3 ही बार पढ़ा है। और साहित्य भंडार की जो बुक है उसमें 3 बार बताया गया है, 1793, 1798 और 1741, 3 बार बताया गया है। हालांकि ऐसा पॉइंट कभी नहीं आता। और रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ये भी पॉइंट नहीं पूछा जाता। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ टिंटन एबे इज ड्रामेटिक लिरिक, ये पूछा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टिंटन एबे ड्रामेटिक लिरिक है या ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो भाई दोस्त समझ लीजिए, ये आपकी ड्रामेटिक क्या है? लिरिक है, मोनोलॉग नहीं है। क्या चीज़ डिफरेंट करती है, क्या चीज़ अंतर करती है इन दोनों में? पहला पॉइंट तो है कि मोनोलॉग में राइटर स्वयं नहीं होता है, और आपने देखा टिंटन एबे में पोइट स्वयं है। एक बात अलग हो गई। दूसरा, मोनोलॉग जो होता है, जिसमें जब जो नरेटर है अपनी बात को नरेट करता है, तो उसके जो मन के भाव हैं वो व्यक्त करता है, और वो स्वतः निकलते हैं उसकी जान का। जब वो डिस्क्राइब करता है तो उसकी इनर फीलिंग्स स्वतः निकलती हैं, तो उसकी इनवर्ड फीलिंग्स को मोनोलॉग में दर्शाया जाता है। लेकिन ड्रामेटिक लिरिक में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम में बाहरी वातावरण को डिस्क्राइब किया है, और उसका उसके जीवन पे क्या असर पड़ा है उसको डिस्क्राइब किया है, और जानबूझकर बोला है, अनइंटेंशनली नहीं है। ये अनइंटेंशनली होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये आपका ड्रामेटिक लिरिक इंटेंशनली है, जानबूझकर है। बहुत अंतर होते हैं। और वर्ड्सवर्थ की जो लव ऑफ नेचर है डिस्क्राइब इन टिंटन एबे इन 3 स्टेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? इन हाउ मैनी स्टेजेस द लव ऑफ नेचर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लव ऑफ नेचर है कितनी स्टेजेस में डिस्क्राइब होता है? तो ये 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेजेस में जो लव ऑफ नेचर है वो है आपका सिंपल डिलाइट,
और सेकंड स्टेज में है लव ऑफ नेचर, जो है वो सेंसुअसनेस है, इसको अ काइंड ऑफ फिजिकल लव बोलते हैं। और थर्ड स्टेज में है जो लव ऑफ नेचर है, हिज सोल बिगिन टू सी द सोल ऑफ नेचर, जिसको बोलते हैं मिस्टिकल पेनिथिज्म। तो लुइस कैजामिया क्रिटिक है, उन्होंने कहा है इन हिज एडोरेशन ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ क्रीड इज अ मिस्टिकल पेनिथिज्म। तो मिस्टिकल पेनिथिज्म को आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ फिर बता दे रहे हैं, टू सी द सोल ऑफ नेचर इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। माइकल पोइम से जो प्रश्न बहुत सारे तो नहीं आते हैं, बस में 2-3 बातें हैं वो पूछी जाती है। देखिए, माइकल एक पास्टोरल पोइम है जो 1800 के एडिशन में पब्लिश होती है लिरिकल बैलेड्स के, और दिस पोइम इज ए पास्टोरल नैरेटिव पोइम है। करेक्टर से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, माइकल नाम का शेफर्ड है, लूक उसका सन है और इजाबेला उसकी वाइफ है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न आता है द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज इज द इवनिंग स्टार। बस इतने से पूछा जाता है और ज़्यादा नहीं आता इसमें से। लूसी पोइम्स में से बात, पहला प्रश्न आता है कि एक पोइम है लूसी ग्रे। लूसी ग्रे, तो लूसी ग्रे एक काल्पनिक राइटर है और इस नाम की पोइम भी है। तो ये पोइम जो है लूसी ग्रे आपने पढ़ी होगी कक्षा 10th में या और सुनी होगी। इसमें एक लड़की लालटेन लेकर के अपने पेरेंट्स को खोजने जाती है, तो फिर वो तूफान में घिर जाती है और मर जाती है। तो वो पोइम लूसी ग्रे है, और वो लूसी पोइम जो है वो लूसी पोइम के अंतर्गत नहीं आती। तो लूसी पोइम्स में कौन सी पोइम्स आती हैं वो आप देखिए। पहली बात, लूसी पोइम जो है 1799 में लगभग लिखी गई है गॉसलर में। तो ये 1798 और 99 में ये गॉसलर जाते हैं। गॉसलर जर्मनी में एक जगह है और वहाँ पर जाते हैं जर्मन सीखने के लिए। तो वहाँ पर ये पोइम्स लिखते हैं, लूसी पोइम्स लिखते हैं, मैथ्यू पोइम्स लिखते हैं, और रथ लिखते हैं, और नट पोइम लिखते हैं, और दूसरे ड्राफ्ट लिखते हैं प्रील्यूड का। तो इन सारी पोइम्स को गॉसलर पोइम्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 पोइम्स जो हैं, 2 कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं, एक लूसी ग्रे है, दूसरी मैथ्यू पोइम्स हैं, और दोनों ही पोइम्स को एलजी पोइम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल लूसी पोइम्स वर रिटन इन गॉसलर जर्मनी इन 1799 एक्सेप्ट आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अनट्रोडन वेज। ये जो पोइम है आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अनट्रोडन वेज, तो जब गॉसलर से लौटकर इंग्लैंड आ जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर लंदन में रुकते हैं, तो लंदन में ये पोइम लिखी जाती है और ये पोइम लूसी पोइम्स में शामिल है। पोइम देखिए, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अनट्रोडन वेज वॉज रिटन इन 1801, ये लंदन में लिखी जाती है, इसी की बात कर रहे हैं। और लूसी इज एन इमेजिनरी करेक्टर। देयर आर 5 पोइम्स ऑफ लूसी पोइम्स इन सीरीज। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड सॉवर, जिसको एजुकेशन ऑफ नेचर कहते हैं, और अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये 5 पोइम हैं। और जैसे ही बात कहते थे लूसी ग्रे, द पोइम लूसी ग्रे वॉज नॉट अमॉन्ग लूसी पोइम सीरीज। ये इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ड्सवर्थ डिड नॉट कंसीव द ऑफ देम एज ए ग्रुप, यानी ग्रुप में उनका कोई इरादा नहीं था। एंड नॉट डिड सीक टू पब्लिश द पोइम इन सीक्वेंस। ठीक, द ग्रुपिंग वॉज ओरिजिनली सजेस्टेड बाई टॉमस पॉवेल इन 1831। इन्होंने सजेस्ट किया, तब इन्होंने इसको ग्रुप में किया। द पोइम नेक्स्ट अपीयर एज ए कंप्लीट सेट ऑफ 5 इन द कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइम बाई मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक सेट कलेक्ट किया
तो उस कलेक्शन में इसको फिर पब्लिश कराया। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज ए टचिंग एलिजी कही जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनटोडन वेज, इसकी जो लाइन है वो ये आती है। अ वॉयलेट बाई ए मॉसी स्टोन, एक वॉयलेट का फूल जो कि मॉसी स्टोन से हाफ हिडन फ्रॉम द आइज, आँखों से ओझल है। तो एक वायलेट फूल है, वहाँ कंपेयर करते हैं लूसी के लिए। क्या कंपेयर करते हैं? एक वायलेट फूल है जो काई युक्त एक चट्टान है, उसके नीचे आधा छुपा हुआ है। फिर सिमली से कंपेयर करते हैं फेयर एज ए स्टार, ये फूल एज से सुंदर है जैसे कि एक स्टार होता है। व्हेन द ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, जब आकाश में केवल अकेला चमकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनटोडन बेस, किस पोइम से है ये पूछा जाता है। मैथ्यू पोइम्स की बात करें तो देखिए मैथ्यू पोइम्स में पहले तो हमने फाउंटेन द कन्वर्सेशन पढ़ा, और दूसरी पोइम्स हैं इट इज़ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ मैथ्यू पोइम्स। इट वॉज रिटन इन गॉसलर, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैथ्यू पोइम्स की। और इसमें एक पोइम है द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन, जिसमें मैथ्यू जो है 72 ईयर्स ओल्ड का एक ओल्ड मैन होता है, और उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ 28 ईयर्स के होते हैं। तो दूसरी मैथ्यू पोइम्स के बारे में बात करेंगे, पहले फाउंटेन के बारे में बात कर ले रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मैथ्यू पोइम्स, ठीक है, और ये भी गॉसलर में लिखी गई है। इट वॉज रिटन इन गॉसलर जर्मनी 1799 टू 1800, और ड्यूरिंग दिस टाइम वर्ड्सवर्थ वॉज लिविंग एट गॉसलर जर्मनी। और फ्रॉम अक्टूबर 1798 टू फरवरी 1799 वर्ड्सवर्थ वर्क ऑन मैथ्यू पोइम्स अलॉन्ग विद लूसी ग्रे पोइम्स एंड अदर पोइम्स। जो कुछ मैथ्यू पोइम्स हैं, फाउंटेन अ कन्वर्सेशन, मैथ्यू द 2 अप्रैल मॉर्निंग, एड्रेस टू द स्कॉलर। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी पोइम गॉसलर पोइम है, गॉसलर पोइम्स हैं, दूसरा मैथ्यू पोइम्स कौन सी हैं, लूसी ग्रे पोइम्स में कौन सी पोइम शामिल नहीं है। तो ये सारे पूछे जा सकते हैं। और मैथ्यू के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। 72 ईयर का एक व्यक्ति है, और उस समय पोइट जो है 29 ईयर्स, 28 लिखा था, इसमें 29 ईयर्स कर लीजिए। तो यहाँ पर एक जो फाउंटेन पोइम है उसकी लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दस फेयर इज स्टिल इन आवर डीके एंड येट द वाइजर माइंड मोर्न्स लेस ऑफ व्हाट एज टेक्स अवे देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड। यह कह रहे हैं कि ऐसा अक्सर हमारे डी के टाइम में यानी बुढ़ापे में होता है, और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोर्न्स लेस फॉर व्हाट एज टेक्स अवे, जो उम्र उससे ले जाती है उस पर ज़्यादा दुख नहीं करता, देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, उस पर ज़्यादा दुख करता है जो पीछे रह जाता है। दूसरी 4 लाइन्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज। मैथ्यू कहता है कि हम जो हैवी लॉज है, खाने कमाने का जो हमारा नियम है, एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, तो हम अक्सर खुश नहीं रहते। हम इनके जो नियम कानून है जो अपने जीवन के, उनसे हम दबे रहते हैं। वी बियर अ फेस ऑफ जॉय बिकॉज वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर। हमारे चेहरे पे जो खुशी है वो इसलिए है क्योंकि हम पुराने समय में खुश रहे थे, वर्तमान में खुश नहीं हैं। और एक्सकर्सन का मतलब जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1814 में पब्लिश होती है, और एक्सकर्सन का मतलब जानते होगे आप, क्या होता है? भ्रमण होता है, देशाटन बोलते हैं, टूर होता है। द पोइम एक्सकर्सन वॉज स्टार्टेड राइटिंग इन 1802 एंड पब्लिश इन 1814। तो ये तो प्रश्न नहीं बनता, 1814 पूछ लेते हैं कि कब पब्लिश हुई। दूसरा,
इसमें जो प्रश्न बनता है ये कितनी किताबों में लिखी गई और ये क्या है, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं। एक्सकर्सन मीन होता है अ शॉर्ट जर्नी और ट्रिप स्पेशली वन टेक्स एज ए लेजर एक्टिविटी। फुर्सत के काम करने के लिए जो ट्रिप की जाती है आनंद लेने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सकर्सन। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द बुक एक्सकर्सन वॉज एड्रेस टू विलियम पर्ल ऑफ लैंड्सडेल। तो विलियम जो पर्ल ऑफ लैंड्सडेल हैं उनको एड्रेस की गई है, तो ये भी पोइम एड्रेस फॉर्म में है। द एक्सकर्सन इज द सेकेंड एंड द ओनली कंप्लीट पार्ट ऑफ बर्थ द रिक्ल्यूज। इनका एक और पोइम है रिक्ल्यूज जो कभी पब्लिश नहीं होती है, तो उसका ये सेकंड पार्ट है और यही पार्ट जो है केवल पूरा है, बाकी सारे पार्ट अधूरे हैं, उनके बारे में भी जान लेंगे अभी। तो इसमें बुक में कंसिस्ट लॉन्ग फिलोसफिकल मोनोलॉग। तो कहते हैं कि इसमें लॉन्ग मोनोलॉग्स हैं, फिलोसफिकल मोनोलॉग्स हैं, तो कह सकते हैं इसमें 9 पोइम्स हैं, ठीक है। तो दीज मोनोलॉग्स वर स्पोकन बाय पास्टोरल कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये पहला पॉइंट कि ये पोइम जो है मोनोलॉग में है, और मोनोलॉग किसके द्वारा बोले गए हैं, चरवाहों द्वारा, पास्टोरल कैरेक्टर्स द्वारा। और पोइट हिमसेल्फ इज द नरेटर ऑफ द पोइम। जेफरी, फ्रांसिस जेफरी हैं, इन्हीं के समकालीन क्रिटिक रहे हैं, और इन्होंने जो एडिनबर्ग रिव्यू है उसमें रिव्यू दिया है। तो रिव्यू में कहा है द एक्सकर्सन के बारे में, दिस विल नेवर डू, ये काम नहीं करेगी। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एंड ओनली ट्रू फिलोसफिकल पोइम इन एग्जिस्टेंस। और द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सकर्सन, पहली लाइन है, ऑफ मैन ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन लाइफ म्यूजिंग इन सॉलिट्यूड आई ऑफन परसीव। तो फर्स्ट मोनोलॉग जो फर्स्ट बुक है कंटेन अ वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ ग्रेट पोइम द रूइंड कॉटेज, ठीक। और इसमें 9 बुक्स हैं, द वंडर, द सोलिटरी, डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, द पास्टर, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन कंटिन्यूड, द पर्सनेज, डिस्कोर्स ऑफ द वंडर एंड द इवनिंग विजिट टू द लेक। तो फर्स्ट मोनोलॉग है कंटेन्स विजन ऑफ वर्ड्सवर्थ ग्रेट पोइम द रूइंड कॉटेज। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्ल्यूज की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें यही पॉइंट है कि ये पोइम जो है 3 पार्ट में बननी थी, और सेकंड पार्ट ही कंप्लीट हो पाता है, ठीक, बाकी पार्ट अधूरे रहते हैं, और ये पोइम कभी पब्लिश नहीं होती है। द रिक्ल्यूज वॉज प्लान्ड एज 3 पार्ट masterpiece but tragically remains uncompleted. It was never published. और दूसरा रिक्ल्यूज जो है रिक्ल्यूज, पहले रिक्ल्यूज का अर्थ समझ लीजिए। रिक्ल्यूज का अर्थ होता है आपका सन्यासी, ठीक है, सन्यासी इसका अर्थ होता है। चलिए, तो रिक्ल्यूज 3 पार्ट में होनी थी, और 3 पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक गॉथिक चर्च का है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका जो बॉडी ऑफ ए गॉथिक चर्च, गॉथिक चर्च में क्या होता है, ये बॉडी बनाई है, चलो चित्र बना दे रहा हूँ, ये आपकी गॉथिक चर्च है, और ये आपका ये है। तो इसमें ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इसमें 3 पार्ट ऐसे करके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और ये आपका पोर्च है, जो पोर्च का एरिया है। तो 3 इस प्रकार ये गॉथिक चर्च का डिजाइन है, ठीक है। तो द प्रिल्यूड इज इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ रिक्ल्यूज द एंटी चैपल पोर्टिको। तो जिसको एंटी चैपल बोलते हैं, पोर्टिको बोलते हैं, या जिसको पोर्च बोलते हैं।
तो पोर्टिको अभी मैंने चित्र बनाया था, यही तो चित्र बनाया था, ये हो गया, और दूसरा ये वाला। तो जो आपका पहला पार्ट है ये पोर्टिको है, और दूसरे 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट बीच में है। तो ये जो बनाया गया है, तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस रिक्लूज का, वो है द प्रील्यूड। और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट में है, बुक फर्स्ट है होम एट ग्रासमेयर और द टफ ऑफ प्राइमोर्स, ये अधूरा पार्ट है। और एक्सकर्सन इसका सेकंड पार्ट है, और द सेकंड एंड द ओनली कंप्लीट पार्ट ऑफ द रिक्लूज, द थर्ड पार्ट नेवर रिटन। समझ गए होंगे, बस इतना ही आता है और ज़्यादा नहीं आता। द पोर्शन होम एट ग्रासमेयर joyously celebrated Wordsworth taking possession in December 1799 of Dove Cottage at Grasmere, Westmoreland। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पोर्शन दर्शाता है। द अदर नेम ऑफ रिक्लूज है व्यूज ऑफ मैन, नेचर एंड सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कॉलेज सेड अबाउट दिस रिक्लूज एज द फर्स्ट ग्रेट मॉडर्न फिलोसफिकल पोइम। ठीक, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।